वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे बात की थी कि हम जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के ऊपर, पाकिस्तान के जो कुछ माशी हालात हैं उन पर भी डिस्कस करेंगे। उस पर गुफ्तगू करने के लिए हमें जो है, क्योंकि स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं राना फारूक साहब, और वीडियो लिंक पे अभी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर रहे हैं खालिद महमूद रसूल साहब, जो कि हमारे माशियात है और पाकिस्तान की सियासत के ऊपर ना सिर्फ बहुत अच्छी निगाह भी रखते हैं, उनके साथ डिस्कस करेंगे। तो नाजरीन, बेसिकली हमारा जो अब का जो टॉपिक है उसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो जैसे अभी हमें ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि अमेरिका के अंदर एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो बंदा है वो डोनाल्ड ट्रंप है, वो उसकी शक्ल में नजर आया। तो बल्कि ऑफ कैमरा जो बात हो रही थी तो राना फारूक साहब ने मुझे कहा था कि जॉन एफ कैनेडी के बाद जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बंदा आया है अमेरिका के अंदर वो डोनाल्ड ट्रंप है। लेकिन अब हम जो बात करेंगे वो पाकिस्तान के अंदर जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को कहलवाते हैं, जो कि एक वक्त में पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट से इतने ज़्यादा शीरो शक्कर थे कि वो कहते थे कि हमारी हुकूमत ही एक पेज की हुकूमत है। और फिर वक्त ने पलटा खाया और उसके बाद के हालात जो हैं वो आपके सामने हैं, बिल्कुल जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेस्ट इज़ हिस्ट्री। तो ये सारी चीज़ें खैर एनीवेज, अपना राना साहब अभी जो है वो बानी ये तहरीक इंसाफ ने जो है ना वो 24 नवंबर को इस्लामाबाद की जो ना वो मार्च की फाइनल कॉल दे दी है। और ये बात किसने कही है? ये उनकी हमशीर जो अलीमा खान साहबा ने, उनसे जेल से मुलाकात करने के बाद जब बाहर आई हैं तो उसके बाद उन्होंने ये बात कही है। तो सर मेरा तो वैसे ज़ाती ख्याल है कि शायद 9 लाख जो है वो 99,999 दफ़ा शायद ये हुई है उनकी तरफ से फाइनल कॉल। आप क्या समझते हैं सर इस बारे में? बेसिकली ना जो हमारा पॉलिटिकल कल्चर है उसके अंदर एक डॉक्ट्राइन ने डेवलप हुई है पिछले 2 से 4 डिकेड्स के अंदर, वो ये है कि मुजाहमत होगी तो मुफाहमत होगी। अच्छा, उसी के ऊपर अमल करते हुए मुख्तलिफ पॉलिटिकल फोर्सेस ने कुछ ना कुछ रिलीफ हासिल किया है। ठीक है। अब आप इसको इस एंगल से देखें ना कि पीटीआई के पास ऑप्शंस क्या है। उनके ऑप्शंस बड़े लिमिटेड हैं। इमरान खान साहब खुद जेल में है, टीयर 1 की क्यादत भी जेल में है, टीयर 2 की क्यादत भी जेल में है। बुशरा बीबी को रिलीफ मिला है, कुछ सीबीएम्स हुए हैं जिसकी बदौलत उनको एक रिलीफ मिला है। अच्छा सर, वो रिलीफ किस तरह मिला है? आप कैसे कह सकते हैं कि उनको रिलीफ मिला है? सीबीएम जो कॉन्फिडेंट, ये सर हम इसको थोड़ा सा क्लियर कर देना, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजरमेंट्स वो कौन कौन सी ऐसी थी सर? देखिए ना, एक सूबे का जो चीफ होता है, जो चीफ मिनिस्टर है, वो एक एजिटेशन के एक जुलूस को लेकर चलता है केपीके से। केपीके के जुलूस को लेकर वो डी चौक में पहुंच जाता है, उसके बाद वो गायब हो जाता है और वो जो बयानिया देता है उस बयानिए को बाई करने के लिए कोई तैयार नहीं है कि 12 अजला को वो पार करते हुए दोबारा पहुंच गए केपीके में। वो भी तो कुछ ना कुछ तो दरपर्दा बातें चल रही है ना। आई थिंक सर 72 आवर्स लगे थे पैदल जाने में। बेसिकली ये दरपर्दा बातें हमेशा चलती रहती हैं। जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो मीडिया के सामने जो बात करते हैं वो और होती है, जो बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए, जो चैनल्स के जरिए बातें हो रही होती है वो टोटली डिफरेंट होती हैं। अब इसको आप इस एंगल से क्यों नहीं देखते कि इमरान खान साहब खुद जेल में हैं। हाँ। अगर वो, उनका जो सबसे बड़ा सरमाया वो यूथ है, अगर वो लोगों को मोबिलाइज नहीं करेंगे तो उनकी तो पार्टी खत्म हो जाएगी। उन्होंने मोबिलाइजेशन का एक प्रोसेस है, उसको करते रहना है ताकि किसी ना किसी तरीके के उनकी पार्टी एंगेज रहे। ये ना हो कि उनकी पार्टी के अंदर इतने फॉरवर्ड ब्लॉक्स बन जाए बाद में उनके लिए संभालना मुश्किल हो जाए। तो ये एक पॉलिसी है ना लोगों को केटर करने की। ठीक हो, आपका पॉइंट आ गया। खालिद साहब वो जो जिस तरह भी फारूक साहब बात कर रहे हैं कि पलटना झपटना, झपट कर पलटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। और क्या सर ये जो, जैसे मैंने अभी शुरू में बात की कि 9,99,999 दफ़ा अब ये फाइनल कॉल हुई है, तो सर क्या आपका भी सर यही पॉइंट ऑफ व्यू है जो फारूक साहब कह रहे हैं कि सिर्फ यूथ को मोबिलाइज करने के लिए? सर कब तक मोबिलाइज होंगे सर? इतने अरसे से यूथ सड़कों के ऊपर आती है। अब तो सर अगर बात करता हूँ तो पिछले सर अगर मैं सिर्फ 6 माह की बात करता हूं तो 6 माह में जितनी भी कॉल्स हुई हैं वो तमाम की तमाम तो सर वो फ्लॉप हो चुकी हैं। जी खालिद साहब की ऑडियो नहीं आ रही मुझ तक। खालिद साहब आई थिंक आपकी हैंड फ्री में कोई इशू है सर, आपकी हैंड फ्री में कोई इशू है, ऑडियो नहीं आ रही सर। मैं कह रहा हूं कि उसमें ये है कि आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर, लाउड एंड क्लियर सर, लाउड एंड क्लियर। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि पहले तो मैं आपकी जो पीटीआई के साथ एक ताल्लुक है गहरा, उसकी तारीफ करता हूं कि आपने उनकी तमाम जितनी कॉल्स है उनको लाखों की तादाद में रिकॉर्ड किया, गिना। सलाम है आपकी उस सर, मोहब्बत है सर, मुझे मोहब्बत है सर। 8 साल बीट की है सर, पूरे गिन के 8 साल मैंने सर तहरीक इंसाफ की बीट की है सर, मेरी सहाफती जिम्मेदारियों में शामिल था सर।
हाँ ठीक है, एक तो जनाब इसको मतलब तारीफ बनती है आपकी। सर थैंक यू। दूसरे जो बात कर रहे हैं फारूक साहब, वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। देखिए बात ये है कि पीटीआई का जो सही टेस्ट था उसने 8 फरवरी को परफॉर्म करके बता दिया, एग्रीड। और वो अभी हमारे सारे सामने है। तो 8 फरवरी को जिस अंदाज में उससे पहले उनसे पार्टी का निशान भी गया, जो डिफिकल्टीज भी आई, और जिस अंदाज में वो इलेक्शन उनके लोगों को मैनेज करना पड़ा, वो हम सबके सामने है। सो पीटीआई ने सबसे बड़ी अपनी जो लेजिटिमेसी है उसको 8 फरवरी को साबित किया। अब उसके बाद ये है कि जो उसके बाद से एक प्रोसेस चल रहा है, उसमें ये एक वॉर ऑफ नर्व्स और टग ऑफ वॉर जो है ना वो चल रही है, इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान में भी और पीटीआई के दरमियान में भी। पीटीआई के मैं समझता हूँ कि उनका जो सोशल मीडिया हैंडलिंग है और उनकी ये जो स्ट्रेटजी है जिसकी तरफ फारूक साहब ने इशारा किया है, कि उन्होंने अपने आप को न सिर्फ रेलेवेंट रखा है बल्कि बार बार की ये मुजाहरे की कॉल अदालतों में, अदालती जंग और मीडिया में, उन्होंने बुनियादी तौर पे आप गौर करें तो एजेंडा जो है, एजेंडा सेटिंग पीटीआई के पास है। सबसे ज्यादा जो पार्टी डिस्कस हो रही है वो पीटीआई डिस्कस हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि बानी पीटीआई जी अडियाला जेल में है, बहुत सारे जो पीटीआई के लोग हैं वो अंडरग्राउंड भी हैं। अच्छा, फिर जितनी दफा भी कॉल दी गई है, हमें सबको मालूम है कि उस कॉल के लिए निकलने वाले लोगों के साथ क्या क्या सलूक किया गया, मुकदमात भी बनाए गए, सब कुछ भी किया गया। तो लिहाजा उसमें यह है कि पीटीआई ने 8 फरवरी के बाद भी अपनी स्ट्रेंथ दिखाई, उसके बाद बड़े स्किलफुली उन्होंने अपने आप को रेलेवेंट रखा है, और पॉलिटिकली जो इस वक्त एरेना है वो उसमें सबसे ज्यादा जो एजेंडा सेटिंग और स्ट्रीट पावर और जो तहर्रुक है वो पीटीआई के पास है। अब आपका जो अगला सवाल का आ जाता है कि आया ये 24 नवंबर की जो तारीख है उसमें क्या कर पाएंगे। मेरे ख्याल के मुताबिक ये है कि 24 नवंबर को एक वो अच्छा शो करने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन हुकूमत की तरफ से भी जिस तरह की तैयारियां हैं, वो जो पास्ट के हमने मनाजर देखे थे, अनफॉर्चुनेटली शायद उसका रिप्ले होगा, नंबर 1। नंबर 2 ये जो कॉल है इसमें खास आप गौर देखिए कि पीटीआई इस वक्त मुल्क गिर जमात है, लेकिन वो बार बार चढ़ाई इस्लामाबाद की तरफ ही कर रही है। तो अगर पीटीआई अपना ये मोमेंटम बिल्डअप करे कि कराची में भी, हैदराबाद में भी और बाकी जो तमाम मेजर अर्बन सेंटर्स हैं वहां अगर ये इंसानों का समुंदर सड़कों पे लाने की कोशिश हो जाए, कामयाब हो जाए, तो वो एक मोमेंटम बिल्कुल और तरह का होगा। इस वक्त समहाउ लगता ये है कि उनके पास क्योंकि केपीके है, वहां से मतलब है कि जिस तरह की केपी के, चढ़ाइयां, हाँ बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि केपी के करीब पड़ता है ना सर, वहां से अब अवाम को लाना आसान है सर। मैं भी कह रहा हूँ कि ये एक लॉपसाइडेड हो जाता है। पीटीआई अगर मतलब दूसरे तमाम शहरों में भी अगर ये मोबिलाइज करती है और मोबिलाइज करने में अगर कामयाब हो जाती है, तो इस जो मतलब कॉल है उसमें वजन कुछ और तरह का पड़ेगा। अदरवाइज ये कि ये जो 24 नवंबर की कॉल सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक, ये बहुत हद तक अब एक लोकलाइज हो रही है, और ये एक्शन रिप्ले होगा जो पिछली 2-3 दफा हम देख चुके हैं दोनों तरफ से। सही, ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया जी। इसमें ना एक और चीज मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। बेसिकली तीन पॉइंट्स देखें जिनके ऊपर फोकस है जो जलसा ये होने जा रहा है। पहला पॉइंट ये है कि 26वीं आईनी तरमीम को खत्म करना है। अब उसके लिए तो 2/3 अक्सरियत चाहिए, वो जलसे से तो खत्म नहीं होएगी। चल सर देखिए आप, सर आपने तो बड़ी दूर की बात कर दी सर, मैं आपसे छोटी सी बात करता हूँ। जैसे खालिद साहब ने मुझे कहा है कि मैं इनकी मुझे जो है ना तहरीक इंसाफ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, तो सर मैं आपको थोड़ा सा अर्ज कर दूँ सर। एक जो अभी है फाइनल कॉल की जो इससे पहले सर क्या है कि नवंबर 2022 में लाहौर से लॉन्ग मार्च शुरू किया, मगर वो रावलपिंडी भी ना पहुंच सका सर, एम आई राइट सर? उसके बाद सर वो रवात तक ही रहा। उसके बाद सर 2023 में सर मैं आपको उनकी सारी चीजें बता रहा हूँ ना, उसके बाद फिर मैं ना आगे चलूंगा सर। 2023 में सर इशू हुआ तो वो 9 मई का वाकया हो गया। उसके बाद सर 2024 में अगर मैं बात करता हूँ तो बांग्लादेश अगस्त 2024 की बात करता हूं, तो बांग्लादेश तर्ज के तलबा के एहतजाज की धमकी दी, वो भी सर रह गई। उसके बाद कोई भी नहीं निकला। 2024 सितंबर में अगस्त संजानी इस्लामाबाद सर वो आपके सामने है। 21 सितंबर को काहना के अंदर, लाहौर के अंदर, वो भी सर सबके सामने है। अली मीन गंडापुर साहब जो है वो 18 घंटे के बाद पहुंचे, खाली कुर्सियां थी, और वो सर हमारे जैसे ही, मेरे जैसे जो थे, जो उनकी बीट कर रहे थे, उनके सिर्फ कैमरे के सामने उन्होंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी हाजिरी कबूल की जाए। चले सर वो भी हो गया। उसके बाद अगर जो थी एससीओ जो कॉन्फ्रेंस थी उसको सबूताज करने की पूरी कोशिश की गई, वो भी आपके सामने है सर। फिर अभी नवंबर में जो अभी जो चल रहा है सर, पीछे की मैं बात कर रहा हूँ, तो स्वाबी में जो उन्होंने जलसा किया है तो सर वो भी आपके सामने ही है। वो अलग बात है कि सर वहां पे उन्होंने अपने एक्चुअल जो महबूब जो उनका कायद है उसके मुल्क का झंडा लहरा दिया। तो सर मेरा ख्याल है कि अब एक्चुअल जो मैं पूछना चाह रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन सर ये है आप दोनों अहबाब से कि सर आप ये कह रहे हैं कि वो
8वीं 26वीं तरमीम को रिवोक करना चाहते हैं। लेकिन सर मैं तो ये कहूंगा कि वो मर्द मुजाहिद हैं, वो जिस चीज़ के पीछे पड़े हैं वो होके हटी है। सर अगर आप जनरल आसम की जानब देख लें, सर इस्लाम उन्होंने हाफजाबाद में गोलियां चलवा ली अपने ऊपर, लेकिन जनरल आसम मुनीर को उनकी तकरीरी नहीं रोक सके। उन्होंने सर टिल लगा लिया काजी फायद ईसा को चीफ जस्टिस बनने से रोकने के लिए। सर वो भी मर्द मुजाहिद जो थे, जैसे सर वो करनी वाले हैं ना, वो जैसे वो जिस 25 के बारे में सोच ले तो वो भी हो जाती है। इन्होंने पूरा जोर लगा लिया कि पाकिस्तान के अंदर SCO समिट ना हो सके, वो भी हो गई। इन्होंने पूरा जोर लगा लिया कि 26वीं आईनी तरमीम ना हो सके, वो भी हो गई। तो सर अब मुझे ये बताएं कि सर आप दोनों, अब आप सबसे पहले राना साहब आप बताएं कि अब ये 24 तारीख को जो कॉल हो रही है, फाइनल कॉल हो रही है जैसे, तो सर इसमें क्या होगा? इसमें पहले मैं इस चीज़ की क्लैरिटी दे दूं जो मैंने बात की है। मैंने ये बात की है कि उनका एजेंडा 3 नुकाती एजेंडा है। अच्छा, पहला एजेंडा ये है कि जी 26वीं आईनी तरमीम का खात्मा है, ठीक हो गया। दूसरा एजेंडा ये है कि जमहूरियत की बहाली है, तीसरा एजेंडा ये है कि सियासी कैदियों की रिहाई है। अब ये अगर तीनों पॉइंट्स को देख लिया जाए तो पहला एजेंडा तो कामयाब हो ही नहीं सकता जब तक 2/3 मेजॉरिटी नहीं आएगी। इसका मतलब क्या है कि ये लॉलीपॉप है जस्ट। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये एक लॉलीपॉप है जो अवाम को दिया जा रहा है, दोबारा उनको मोबिलाइज किया जा रहा है ताकि मासिस के अंदर जो हमारी नुमाइंदगी है वो मौजूद रहे। ठीक हो गया जी। खालिद साहब, देखिए, ये जो 4 मुतालबात जो आज अलीमा खान ने कहे, या उसके अलावा जो अपना फैसल चौधरी ने 3 मुतालबात की जी बात जी की, बिल्कुल, फैसल साहब ने कहा। आपने भी किया। देखिए, ये बेसिकली नैरेटिव बिल्डिंग है। असल मुतालबा तो वही है कि जी बानी चेयरमैन जो है उन्हें रिहा किया जाए, उनके साथियों के जो मुकदमात हैं वो वापस लिए जाएं, और उनके साथ एक बराह रास्त को मुज़ाकरात की सूरत जो है इस्टेब्लिशमेंट की निकले, और उनके बकौल के जी उनका क्योंकि मैंडेट चोरी किया गया है वो वापस किया जाए। बाकी जो जितनी 3-4 मुतालबात हैं जो अलीमा खान मैडम उन्होंने कहे या जो फैसल चौधरी ने कहे, ये तो सारी नैरेटिव बिल्डिंग है। असल बात तो ये है कि वो अपना जो खोया हुआ इक़्तिदार है उसको वो वापस लेना चाह रहे हैं, और इस हुकूमत को कह रहे हैं कि जी ये इनका जब मैंडेट जो है ये हमारे से चुराया गया, हमें ये वापस किया जाए। तो ये पोजीशन वही है जो उनकी 7 पहले भी थी और 6 महीने पहले भी थी, आज भी है। सिर्फ ये है कि वक्त के साथ उसकी नैरेटिव बिल्डिंग में, क्योंकि अब ये 26वीं तरमीम आई है और इसमें अदलिया की बात आ गई है, तो उसको ये है कि पैकेज इस तरह कर दिया गया कि इट स्टेज रेलेवेंट एंड द कंटेम्परेरी एंड करंट, बट एज फार एज द डिमांड्स आर कंसर्न, डिमांड्स तो वही है। ठीक हो गया सर। जी फारूक साहब, इसमें मैं एक चीज ऐड कर देता हूं कि की मिले कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जोद पशेमा का पशेमा होना। चलें सर, ये तो खैर होता रहेगा। लेकिन सर वैसे फारूक साहब आप क्या समझते हैं सर 24 तारीख को जो चीज़ें होंगी, तो क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब ने कह दिया कि या मैं नहीं या गाक नहीं, सर आप क्या कहते हैं सर? ये हिस्ट्री दोबारा रिपीट होएगी, गाजे बाजे से जुलूस एक आएगा, आने के बाद वहां पे तकारीर भी होंगी, उसके बाद फिर ये वापस चला जाएगा। उसकी वजह है ना, देखिए उसकी वजह ये है कि आप देख रहे हैं कि मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है, आपकी फॉरेन पॉलिसी बेहतर हो रही है, आप आइसोलेशन का शिकार नहीं हो। देखिए जो हम कहते हैं ना जी एस्टेब्लिशमेंट 1 पेज 2 पेज, एस्टेब्लिशमेंट जो है वो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की जामन है इस मुल्क की। ठीक हो गया। जब आपके साथ अगर वो सपोर्ट करती है इस मुल्क को चलाने के लिए तो फिर हम कहते हैं जी ठीक है। अगर एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि नहीं, उनकी प्रायोरिटी मुल्क है, उनकी प्रायोरिटी कोई पॉलिटिकल फोर्स नहीं है। हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं ना, इनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये समझते हैं कि जो आर्मी चीफ है वो किसी का बंदा है। वो किसी का बंदा नहीं होता, वो फौज का बंदा है, वो अदारे के साथ खड़ा होता है, वो हमेशा स्टेट के साथ खड़ा होता है। और हमारे पॉलिटिशियन ये कहते हैं कि अगर हमारे साथ खड़े हों तो ये टीपू सुल्तान है, अगर हमारे साथ खड़े नहीं होते तो फिर ये मीर जाफर है, फिर ये मीर सादक है। ये हमारा प्रॉब्लम है। ठीक हो गया सर। अभी हम अब जो रिसेंट जो अभी जिसकी अभी बाज गश्त जो है वो हमें सुनाई दी जा रही है। पहले तो हमें ये कहा जा रहा था कि सर कि 190 अरब रुपए का जो है वो मिनी बजट आ रहा है, लेकिन आज जो है वो FBR की जानब से हमें थोड़ा सा साई ऑफ रिलीफ उनकी जानब से हमें दिया गया। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, किसी किस्म का नया टैक्स नहीं लगेगा, कोई मिनी बजट नहीं आ रहा। तो क्या सर ये जो अभी दूसरी बात ये हो रही है कि क्या जो अभी पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतों में इजाफा जो हम देखना चाह रहे हैं या कहा यह जा रहा है कि इजाफा होने जा रहा है, तो क्या सर ये जो डेफिसिट है 190 अरब रुपीस का, क्या सर ये वहां से पूरा करेंगे या इसके लिए कुछ और चीजें भी सर वो इन्वॉल्व करेंगे? जी खालिद साहब। देखिए, बात ये है कि पहली बात तो ये है कि अभी चंद महीने पहले जो है IMF के साथ हमने मुआहदा ये किया, उसमें बड़ी हार्श किस्म की कंडीशनलिटी और बड़े वाज़ेह किस्म के टारगेट जो है ना
और बड़े एम्बिशियस टारगेट जो है ना वो हमें एग्री करना पड़े मजबूरी में। अब उसमें ये है कि जो टैक्स रेवेन्यू का हदफ है वो एक बहुत बड़ा है, उसमें एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स का है, फिर इस तरह जो स्टेट एंटरप्राइजेज है उनको प्राइवेटाइज करने का है, फिर इसके अलावा ये कि रिटेल के ऊपर है, टैक्स टू जीडीपी एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो काफ़ी उसमें खास किस्म की जो है ना वो टारगेट्स हैं, और वो टारगेट्स काफ़ी रद्दोकद के बाद हुकूमत को एग्री भी करना पड़े। अब ये एक फैक्ट है कि 4 महीने जो पिछले गुजरे हैं उसमें ये 190 बिलियन रुपीस का शॉर्टफॉल है, लेकिन काबिल गौर बात यह है कि इसमें से 50% जो तकरीबन शॉर्टफॉल है वो सिर्फ मंथ ऑफ अक्टूबर का है। तो ये जो आउट ऑफ टर्न ये जो रिव्यू हुआ था, ये शेड्यूल्ड रिव्यू नहीं था, शेड्यूल्ड रिव्यू तो एंड ऑफ जनवरी में होना है। तो इसमें गवर्नमेंट ने तस्लीम किया है कि हाँ जी ये स्लिपेज जरूर हुई है, लेकिन हम अपने एडमिनिस्ट्रेटिव और दीगर मेजर्स के हम अपने रेवेन्यू टारगेट को पूरा कर लेंगे, और कुछ हमारे टारगेट्स ऐसे हैं जिसको कि हम अचीव करने में कामयाब हुए हैं। जिसमें वो कहते हैं टेलर से हमने 12 बिलियन जो है वो रिकवर किया है। अच्छा, फिर ये कि हमने कुछ 3.5 लाख नए रिटेलर जो है ना उनको टैक्स नेट में लाए हैं, जनवरी से ऑनवर्ड जो है ना वो हम एग्रीकल्चर इनकम को करेंगे। अच्छा, और इस तरह करके तो गवर्नमेंट ने बुनियादी तौर पे अपनी जो एक हुस्न नीयत और अपनी कोशिश जो है ना उसके बेसिस पे उन्हें यकीन दिलाया है कि हैवा हार्ट, आप पैनिक में नहीं जाएं और हम ये टारगेट पूरे करेंगे। अब उसमें जो तरीकाकार गवर्नमेंट का रह जाता है वो यही है सबसे आसान, कि आप उनके अगर ऑप्शन देखें तो उसमें काफ़ी सारी इंपोर्ट स्टेज के ऊपर एडवांस टैक्सेस में या कस्टम्स में या और इस तरह की ड्यूटीज में इजाफा करके उन्होंने गैप जो है ना पूरा करना है। अच्छा, उसमें से ये कि जो पेट्रोल या ऑयल की जो कीमतें होती है ये सबसे एक आसान नुस्खा होता है। हालांकि वर्ल्ड मार्केट में ऑयल मार्केट है वो ग्लटेड का शिकार है, लेकिन ये है कि हुकूमत ने इसे अपने जो पूरे करने हैं, तो लिहाजा हुकूमत ने एक दफ़ा तो IMF को भी इत्मीनान दिलाया, मार्केट्स को भी इत्मीनान दिलाया है। और ये जो शॉर्टफॉल है, अगर तो ये हमारी रूटीन की इकोनॉमिक एक्टिविटी से गवर्नमेंट अगले 2 महीनों में पूरा कर पाई नवंबर दिसंबर में तो फबेया, नहीं है तो ये ऑयल कीमतें हैं और बाकी जो उन्होंने ऑल्टरनेट स्टेप्स रखे हुए जिसका मैंने जिक्र किया उसकी तरफ गवर्नमेंट आएगी। उसको अब नाम मिनी बजट का कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। एक बात मैं सिर्फ और करूं कि गवर्नमेंट जहां एक तरफ क्रेडिट ले रही है कि जी इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर हुई है, हमने जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो कम हुए हैं, इन्फ्लेशन रेट कम हुआ है, सो ऑन सो फोर्थ, अच्छी बात है, ये अच्छे इंडिकेटर हैं। लेकिन साथ ही इसका इम्पैक्ट ये भी है कि आपकी जो इम्पोर्ट की एक्टिविटीज़ है और बाकी है, आपके रेवेन्यू उसी वजह से शॉर्ट हुए हैं कि अगर ये आपके इन्फ्लेशन रेट वहाँ रहता ठीक या हो अगर गया आपकी जो है ठीक वो बिल्कुल डॉलर ठीक जो है ना वो बिल्कुल थोड़ा ठीक मजबूत बिल्कुल हुआ है, ठीक हो गया तो लिहाजा ये है कि इसका ये भी है। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने रात के इतने गए रात सर आपने मुझे अपना वो कीमती वक्त दिया। आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया। राणा फारूक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मुझे प्रोग्राम की क्लोजिंग की तरफ जाना है। नाज़रीन, आज हमने जो है वो 3 टॉपिक्स जो हैं वो बेसिकली डिस्कस किए, आपने वो देखे होंगे, आपने मेरे मेहमानों की गुफ्तगू सुनी। यकीनी तौर पे आपको जो है अब राय आपने कायम करनी है और काइंडली हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।